नमस्कार, आप सभी का स्वागत चर्चा में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। आज हम यह बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पर हाल ही में खाड़ी क्षेत्र में हुए संघर्ष और हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा संकट जैसी स्थिति नजर आई। तो वहीं कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत में सरकार की समयबद्ध नीतियां, प्रभावी आर्थिक प्रबंधन और वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था के कारण भारत ने इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। भारत ने पिछले एक दशक में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दूरदर्शी और व्यापक रणनीति अपनाई। कच्चे तेल के आयात स्रोतों को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक विस्तारित किया गया, जिससे किसी एक क्षेत्र पर जो निर्भरता है वो कम हुई और आपूर्ति अधिक सुरक्षित बनी। इसके साथ ही रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का निर्माण, रिफाइनिंग क्षमता का विस्तार और ऊर्जा अवसंरचना के बड़े पैमाने पर निवेश भी किए गए। और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत अगर देखा जाए तो अपना 85 से 90% कच्चे तेल के आयात पर निर्भर होने के बावजूद भी वैश्विक भू राजनीतिक संकट और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के दौरान भी देश में ईंधन की उपलब्धता हमने बनाए रखने में सफलता पाई है। और न सिर्फ उपलब्धता बल्कि ईंधन के दाम भी पूरी तरह से नियंत्रित नजर आए हैं। और ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, जिसने वैश्विक संकट काल के समय में भी कमाल कर दिखाया। इस पर हम करेंगे चर्चा और हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात यहाँ करते हैं कि किस तरीके से जब हम पेट्रोल डीजल के दामों की अगर बात करें तो कैसे भारत में सबसे कम वृद्धि जो है वो हमें नजर आई है। अगर पेट्रोल की कीमत की हम पहले बात करें, खासतौर से अलग अलग देशों की जो स्थिति है वो आप यहाँ देख सकते हैं जो नज़र आई है। प्रतिशत में अगर हम आपको बताएं कि कितनी प्रतिशत जो वृद्धि हुई है वो लगातार आपको यहाँ बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। म्यांमार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 89.7% का इजाफा यहाँ पर हुआ। मलेशिया में यही इजाफा करीब 56% से ज़्यादा रहा। फिलीपींस में भी 52% से ज़्यादा, पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा, अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 44% से ज़्यादा, जबकि यूके में 19% से ज़्यादा। जब जर्मनी की हम बात करें तो ये 13% से ज़्यादा, जबकि भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ महज 7% की हमने देखी वृद्धि। और ये मई मध्य तक की अधिकतम वृद्धि है जो आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ डीजल के दामों की भी अगर बात की जाए, वहाँ पे क्या स्थिति नज़र आई है वो भी इस पर नज़र डाल लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 85% तक की वृद्धि देखी गई। मलेशिया की बात की जाए तो ये वृद्धि 72% की रही। थाईलैंड में 69%, इसी तरह कनाडा में 40%, अमेरिका में भी 40%, फ्रांस जर्मनी में करीब 30% और भारत में महज 8%, यानी सबसे कम वृद्धि। और उसी वजह से लगातार हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे तेल की कीमतें थीं वो पूरी तरीके से नियंत्रित रही हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। इनका परिचय आपसे करा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ एम.के. सुराना जी जुड़े हैं, पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक हैं HPCL से। साथ ही बी अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं IOCL से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुषमा रावत जी, पूर्व निदेशक हैं एक्सप्लोरेशन ONGC से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सुराना जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब हम भारत की बात करते हैं, किस तरीके से जब पूरी दुनिया पर एक संकट नज़र आ रहा था लेकिन वहाँ पर भारत ने वो कमाल कर दिखाया। तमाम जो आशंकाएं थीं उनके विपरीत, तमाम अफवाहों को हम कह सकते हैं झुठलाते हुए किस तरीके से उपलब्धता बनी रही। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जनता पर इसका कोई जो प्रभाव है वो पड़ता नजर नहीं आया। नमस्कार आपको और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को भी। देखिए, जब फरवरी एंड में ये जो खाड़ी प्रदेश में या पश्चिम एशिया में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जी। तो दो चीजें सबके दिमाग में एकदम जहन में उतरी कि क्या तेल मिल पाएगा, हमारे किचन में गैस आ पाएगी, हमारे कार में पेट्रोल आ पाएगा, और यदि आ भी पाया तो किस दाम पर आएगा। और ये हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या लोगों ने सोचना शुरू किया था। सभी जगह, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग देशों ने इस समस्या को अलग अलग तरीके से हैंडल किया। किसी ने जी। दाम बढ़ाए, किसी ने राशनिंग किया, किसी ने वर्क फ्रॉम होम किया, किसी ने वर्किंग डेज कम किए, किसी ने कुछ एक पर्टिकुलर मात्रा में ही पेट्रोल या डीजल देना शुरू किया। लेकिन भारत ने इसको एक अलग तरीके से हैंडल किया। जी। तो यदि वो मेन चीजों की बात करें हम LPG और पेट्रोल डीजल की ही, तो जैसे LPG में तीन चीजें की गई। एक था सोर्सिंग को अलग अलग तरीकों से लाना, दूसरा कंजम्पशन को रोकना जी। या कम करना, और तीसरा आपूर्ति को बढ़ाना। उसमें जो हम नॉर्मली जो हमारा है करीब 40% हम खुद उत्पाद करते हैं LPG का और 60% बाहर से आता है। उसका करीब 90%
खाड़ी के देशों से आ रहा था। जी। तो उसमें सरकार ने दूसरे देशों से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, हम्म। अर्मेनिया से, नाइजीरिया से, काफी दूसरे देशों से जिसके हमारे पहले भी कभी संबंध रहते या जब नहीं भी रहे थे, तो उनसे इमीडिएट बेसिस पे बहुत ही अजाइल तरीके से सोर्सिंग को किया गया। जी। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला जिसके तहत जो हमारी एलपीजी है वो इंडस्ट्रियल में भी जाती है, डोमेस्टिक में भी जाती है, तो सरकार ने इसको डोमेस्टिक को प्रायोरिटाइज किया हम्म। और जो इंडस्ट्रियल में जा रही थी उसको कर्व किया। तीसरा, जो रिफाइनरी में जो हमारे प्रोपेन और ब्यूटेन के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एलपीजी बनाने में और पेट्रोकेमिकल बनाने दोनों में जाते हैं, जी। उसको सरकार ने पेट्रोकेमिकल से रोककर एलपीजी की तरफ किया। इससे हमारी आपूर्ति बढ़ी, हम्म। करीब 37,000 टन से बढ़कर करीब 54,000 टन प्रतिदिन की हमारी जी। उत्पाद बढ़ी। बिल्कुल, इससे दूसरा जो हमने देखा हमारा consumption जो था। उत्पादन है वो बढ़ता हम्म, नजर आया और उसी वजह से आपूर्ति जो है बेहतर रूप से सुनिश्चित भी हुई। लेकिन पी अशोक जी, आपसे भी समझना चाहूँगा, क्योंकि ये आपूर्ति जो सुनिश्चित हुई, भले ही जनता तक हम कह सकते हैं निर्बाध रूप से पहुँचाया, लेकिन जो पेट्रोलियम कंपनियाँ हैं, एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई थी, जो अतिरिक्त भार था सरकार और पेट्रोलियम कंपनियों ने झेला, कैसे ये सुनिश्चित किया गया कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, कोई भी पेट्रोल पंप जो है वहाँ सूखे की स्थिति ना हो, यानी हर किसी को जो पेट्रोल है वो मिलना चाहिए, एलपीजी अगर पहुँच रही है तो वो मिलनी चाहिए। नहीं वन नमस्कार। एक चीज was quite unique इंडिया का। जी। See, national oil companies or public sector as they call it, I mean in India 90% of the demand is met by national oil companies. जी। So when public sector is there, the government is the main stakeholder. So the government and the oil companies actually were working together in this जी। whole thing, and for them the principle is protect the customer or the consumer as much as possible from the बिल्कुल। vagaries of the geopolitical development. जी। So इसीलिए इसी के वजह से actually the pricing they were very clear. Even though the costs were going up, how do you manage to keep the prices low for the consumer so the जी। consumer is not hurt? So three things were done. Again, one was the duties were cut. Excise duty 10 रुपया कम किया जी। पेट्रोल और डीजल में। बिल्कुल। इसके वजह से actually government has a substantial revenue loss. The second thing is the oil marketing companies were also asked to absorb the losses, though on a temporary basis, जी। till the crisis lasted, with the hope that the crisis will not carry on for too long. So the oil companies took a hit. And thirdly, a marginal price increase was done, which is why जी। the prices have gone up only by 7% and 8% in India, as compared to double digits or high double digits in many other countries. जी। So main thing or main principle between the oil companies as well as the government was the consumer should not be put to difficulty because of some happening in the global arena. यानी कहीं ना कहीं जो जनता के हित हैं, उपभोक्ताओं की बात की जाए, उनको हमेशा ध्यान में रखा गया और कैसे जनता की जो समस्या है वहाँ तक कोई समस्या ना हो, बल्कि उनको सुविधा जो मिल रही है वो लगातार पहुँचती रहे, इसको प्राथमिकता दी गई। सुषमा जी, आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि और ये सब करना आसान नहीं होता, बल्कि अगर पिछले एक दशक की बात की जाए तो एक दूरदर्शी नेतृत्व क्या यहाँ प्रधानमंत्री का हमें नज़र आता है कि पहले से ही हर आपदा की बात की जाए या किस तरह का संकट आता है तो उससे पहले हम किस तरह की तैयारी कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है पिछले एक दशक में। ये जो क्राइसिस अभी हम लोगों ने देखा है, इसमें एक चीज़ उभर के आई है कि भारत में और भारत का जो नेतृत्व था वो बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने ये जो कठिनाई है इसको इसके ऊपर आए हैं जी। और दूसरा ये भी दिखाता है कि जो पिछले एक दशक से जो प्रयास था, जो वो एनर्जी डिप्लोमेसी मैं अगर बोलूँगी, क्योंकि इसके दो भाग अगर इस क्राइसिस को देखेंगे, एक तो हमारा इंटरनल जो कि विद इन द कंट्री था डिस्ट्रीब्यूशन का, ओएमसी कंपनीज ने जो बखूबी निभाया है, हर ओएमसी कंपनी ने एक तो अपना भी उत्पादन बढ़ाया जैसे आपने सुराना साहब को सुना जी। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन था और ब्लैक मार्केटियरिंग ना हो, ये एमओपीएनजी ने ये सुनिश्चित किया कि डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पहुँचे एलपीजी का, और ख़ासकर जो घरेलू वो है सप्लाई वो ना रुके। थोड़ा बहुत इंडस्ट्रीज़ ने झेला है। और दूसरा इसका एक पहलू था, वो था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को संभालने का, जो कि बाहर के देशों के साथ में था। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 27 से 41 सोर्स हमने बढ़ाए हैं पिछले 10 साल में। जो सोर्स हम करते हैं कच्चे तेल का आयात जो होता है या एलपीजी का होता है, एलएनजी का होता है, तो ये बढ़ा है। अपना खुद हम लोगों का जो पाइपलाइन नेटवर्क है, सिटी गैस ग्रिड की बात करते हैं, तो ये सब
इन पाइपलाइन था जी। और ये भी हम लोगों ने करा। और जो हमारे संबंध रहे हैं खासकर कि खाड़ी के देशों, वो इस समय बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को काम आए हैं जी। वी हैव रियली रीप्ड बेनिफिट्स। हाँ, तो क्योंकि हम लोगों ने साइड नहीं लिया है, तो उसमें हम ईरान के साथ भी एक बहुत बेहतर तरीके से जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने किया। और अगर आप ये देखेंगे तो एक मिला जुला सबका एक बहुत ही सफलपूर्वक प्रयास हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MOPNG, आप अगर शिपिंग और पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज की मिनिस्ट्री का बोलते हैं, और इवन आप अगर नेवल कमांड का बात करते हैं, क्योंकि खाड़ी में उन दिनों काफ़ी हमले हो रहे थे जो कि कभी आकस्मिक भी हो जा रहे थे, लेकिन ये सब इंश्योर किया कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एट एवरी पॉइंट। आई थिंक माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से लेके जो नीचे जहाँ पर ये पास हो रहे थे, मतलब न्यूज़ पास हो रहा था, इंफॉर्मेशन पास हो रहा था, चाहे वो तेहरान हो चाहे वो दिल्ली हो, ये हर जगह बहुत बेखूबी से हुआ है। तो इसमें एक्सटर्नल उसको जिस तरह से हम लोगों ने उसको देश के हित में रखा हमेशा, बेहतर समन्वय हम मान सकते हैं। कैसे अलग अलग मंत्रालयों का भी इस दौरान नजर आया। और खासतौर से सुराना सर, अगर देखा जाए यहाँ पे हमने उत्पादन तो बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर रिजर्व की हम बात करें, वहाँ पे किस तरह का जो इजाफा है अभी तक हमने किया, और पिछले 10 वर्षों की भी अगर बात की जाए, क्योंकि अगर हालात 10 वर्षों से पहले की हम बात करें तो शायद कुछ और हो सकते थे, लेकिन भारत लगातार तैयारी करता हुआ आगे बढ़ता है और उसकी बानगी भी हमने देखी यहाँ। हाँ, क्योंकि पिछले यदि आप देखें तो हमारी रिफाइनरी कैपेसिटी बढ़ी है, जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है करीब 5.33 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने बनाए हैं। LPG के भी थोड़े कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए गए हैं। उसके अलावा लेकिन जब रिफाइनरी की और मार्केटिंग की कैपेसिटी बढ़ती है हमारी ऑयल कंपनीज की, तो उसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ती है, और जो कमर्शियल इन्वेंट्री जो वो लोग होल्ड करते हैं उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। तो यदि आप देखें तो रिफाइनरी कैपेसिटी 238 मिलियन टन, 213 मिलियन टन से 260 मिलियन तक पहुंच गई। हमारे पास जो LPG इंपोर्ट के टर्मिनल थे वो बड़े, हमारे LNG इंपोर्ट के टर्मिनल बड़े। तो ये जो हम शांति के समय जो हम लोग तैयारी करते रहे, वो हमें जब क्राइसिस थी उसमें काम आई, और इसमें सभी सरकारों ने इसमें अपना योगदान दिया समय समय पर। तो ये एक प्रूव करता है कि यदि आप शांति के समय यदि जो खर्चा करते हैं, वो कॉस्ट जो क्राइसिस में करेंगे उससे हमेशा कम ही होगी। जी बिल्कुल। और खासतौर से बी अशोक जी, अगर दाम की खासतौर से बात की जाए, जब हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं, उसके दाम की बात की जाए, जिस तरीके से उसमें इजाफा हम हर किसी ने देखा था, और माना ये जाने लगा था कि शायद पता नहीं कहाँ तक जाकर ये रुकेगा और इसका असर किस तरह का होगा, जो उपलब्धता है वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन यहाँ पर वाकई एक बेहतर मैनेजमेंट हम देख सकते हैं हमारे देश में, हमने देखा, और उसके पीछे एक सफल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसमें लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक्साइज एज ए टूल जो यूज किया गया है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको बहुत मतलब जो एक इंस्टीट्यूशनल लर्निंग है उसकी, कि जब भाव घट रहे हैं तो उसमें आप एक्साइज बढ़ा दें, और जब भाव बढ़ रहे हैं तो आप एक्साइज घटा दें, ताकि पंप प्राइस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हो। सरकारी कंपनी को भी बहुत विंडफॉल गेन नहीं हो, लेकिन साथ में मैनेज हो सके। खासतौर से यहाँ सुषमा जी, आप भी इस बात से सहमत होंगी, क्योंकि चुनौतियाँ जाहिर तौर पर थीं, लेकिन शायद अब भारत ने ये सीख लिया है कि चुनौतियों का सामना कैसे करना है, और जब इस तरह का संकट सामने आया तो वहाँ भी हमने उसका सामना किया, बल्कि उसका एक समाधान भी हम कह सकते हैं कि समाधान के साथ अब हमने देखी वो स्थिति। ये तो मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। हम लोगों ने सामना ही नहीं किया, आगे के लिए एक स्ट्रैटेजी भी हम लोगों ने फॉर्म करी है कि देश को किस तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर हम तेल और गैस की ही बात करते हैं तो मैं स्ट्रैटेजिक रिजर्व पे बाद में आऊँगी। एक्सप्लोरेशन से जो हम यहाँ पे नया तेल और नया गैस की खोज करते हैं, उसको भी एक एक्सेलरेशन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2-3 साल पहले ही ये जो नो गो एरियाज थे पहले, वो भी उनको भी फ्री करके एक्सप्लोरेशन के लिए किया है।
हमारे जो OALP जो हेल्प के तहत हमारे एकरेज वो था उसको भी बढ़ाया है जी। और गहरे पानी में डीप वाटर एक्सप्लोरेशन का भी काफ़ी एम्फोसिस है। रहा प्रोडक्शन का, जो डिस्कवर्ड ऑयल का था, उसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स है या JVs हैं या उसमें TSP की अगर हम बात करते हैं, टेक्निकल सर्विसेज की मदद ली है ताकि हमारे जो कंट्री का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके जी। और तीसरा आता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व की, जो कि हम तेल को टैंक्स में या उसमें रखते हैं। तो इन सालों में हम लोगों ने बढ़ाया है, 5.4 मिलियन मेट्रिक टन है। हालांकि देश के लिए थोड़ा अब जितना बड़ा हम लोग का देश है, हमें आगे भी इसको बढ़ाना है और ये प्रयास अभी से जारी हैं कि हम नई जगहें ढूंढें जी। और OMCs को भी बोला गया है कि वो भी अपना जो स्ट्रेटेजिक उनका जो रहता है स्टोरेज, उसको भी बढ़ाया जाए। तो इस तरह से ये अब हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल स्थिति कभी भी कहीं भी हो सकती है, तो अब हम लोगों को पता चल गया है। इस बार तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, लेकिन आगे के लिए भी स्ट्रैटेजीज अभी फॉर्म हो गई हैं और वो अभी पाइपलाइन में हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से देखिए वैश्विक ऊर्जा संकट से लेके ऊर्जा सुरक्षा तक, सुराना जी अगर देखा जाए, कैसे आपको लगता है हमने उसको सुनिश्चित किया है? नहीं, देखिए, जैसे सुषमा जी ने बताया, अशोक जी ने भी बताया, तो ये मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच रहा है और उसमें आपने एक डिप्लोमेसी को यूज किया है ताकि हम हमारे जो संबंध है उसको यूज कर सकें। हमने अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन को भी जाहिर किया है, नॉन अलाइनमेंट को भी जाहिर किया है। हम रशिया से भी खरीद चुके हैं, हम जी। अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, हम ईरान से भी अच्छे संबंधों में हैं, हम इजराइल से भी अच्छे संबंध में हैं। तो वो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे हो गया। एक इकोनॉमिक लेवल पे जो आपको बताया कि जो एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो क्रिएट की गई थी, जैसा मैंने बोला XIGT को यूज करके, और उसको लिवरेज किया गया है क्राइसिस टाइम पे ताकि बर्डन कंज्यूमर पे पास ना हो। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी उसमें अपना योगदान दिया है। उनके लिए थोड़ा पेनफुल अफेयर जरूर रहा था क्योंकि अंडर रिकवरी थी, लेकिन फिर भी दे रोज टू द ओकेजन। जी। तीसरा चीज है कि प्रोएक्टिव एक्शन रही है कि यदि आप इंडस्ट्रियल से हटा के डोमेस्टिक को डाइवर्ट करना, ये इजी डिसीजन नहीं रहा होगा सरकार के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी थोड़ा पेनफुल रहा होगा, लेकिन उस समय एक इवॉल्विंग सिचुएशन थी, दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा था, आपको नहीं पता था कितने दिन ये चलने वाला है। और उस सिचुएशन में यदि आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेना है कि आप डोमेस्टिक को देंगे, इंडस्ट्री को कर्व करेंगे, उसको दिन प्रतिदिन देखेंगे आगे क्या करना है, तो इस तरीके की एक मल्टी प्रॉन्ग प्रोएक्टिव एक्शन ऑन मल्टीपल फ्रंट्स जो दी गई है, उसके कारण ही हम इसको दे पाए हैं। उसमें कुछ चीजें हैं जो हमारे पहले की गई थी, मतलब शांति के समय करते रहे हैं, उसका योगदान रहा, और कुछ चीजें जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग हुई उसमें फायदा हुआ। और एक अच्छी बात जो थी कि उसपे काफी क्लैरिटी थी। आप दिन प्रतिदिन जो ब्रीफिंग होती थी इंटर मिनिस्ट्रियल एक ग्रुप की, जी, ऐसे क्राइसिस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो र्यूमर्स के कारण भी काफी तकलीफ होती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सरकार ने इसको काफी अच्छी तरीके से हैंडल किया है, उसमें हमारी सरकारी कंपनियों का भी काफी और इसमें ये मदद भी मिली क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। जी। एक्चुअली one thing which I also want to जी, substantiate is this: the government was aware of what is the ground situation, and the companies are also aware of what was the ground situation. जी। So बहुत सारे decisions proactive basis में लिया था. Like LPG initially was only prioritized for domestic, but then government quickly realized that it was important for commercial connections because the hotels, restaurants are also important part of the economy and it feeds a lot of people. Similarly, certain very critical industrial uses are there, like pharmaceutical industries, which need this LPG components. So quickly they were able to change the policies depending on the ground realities and the understanding from the ground. जी बिल्कुल। तो वहाँ भी सरकार हम कह सकते हैं किस तरीके से जनता के हित में तमाम फैसले लिए गए। और खासतौर से सुषमा जी, LPG की भी अगर बात की जाए, क्योंकि इंतज़ार रहता था कि किस तरीके से जो आपूर्ति है वो हम निर्बाध रूप से जारी रख सकते हैं। और इसमें हमने देखा, क्योंकि और भी देशों की अगर बात की जाए उनकी तुलना में LPG के अगर दाम की भी हम बात करते हैं तो वो भी हमें काफ़ी कम नज़र आता है। और वहाँ भी बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं जितना दूसरे देशों में इजाफा हुआ है उसकी तुलना अगर की जाए तो भारत वहाँ हम कह सकते हैं सबसे कम इजाफा एक तरीके से नज़र आता है। LPG में ये है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट देश का बहुत था, लेकिन एक बात ये सबको ध्यान में रखना है कि जो LPG का कॉस्ट आता है वो 1600 रुपये होता है, 14.2 kg का जो सिलेंडर। और जो सरकार है उसमें सब
जो हिट लेते हैं वो 700 रुपये का लेते हैं। तो जो नॉर्मल हाउस होल्ड्स को वो तो 942 रुपये में, और जो उज्ज्वला के तहत 642 रुपये मिलता है, जो है वो सरकार पर है। वो भार सरकार पे है और बाहर ONC कंपनीज पे भी है। तो लेकिन उन लोगों को फिर 30 मतलब जितना उनको लॉस हो रहा था, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का डेली का लॉस हो रहा था पेट्रोल डीजल LPG मिलाकर, लेकिन उसमें से कुछ उनको राहत दिया गया है और ये कंज्यूमर तक नहीं जाने दिया है। दूसरा LPG की जो कनेक्टिविटी थी, अगर आप LPG देखेंगे तो LPG से भी लोगों को PNG में शिफ्ट करने का वो हुआ है, तो पाइप नेचुरल गैस की तरफ एम्फेसिस बढ़ाया गया है। और जो मतलब जो अस्थाई लोग थे, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, उनको भी 5 kg वाला जो सिलेंडर जो फ्रीली अवेलेबल कराए। तो इससे हमने तो कहीं नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ है। थोड़ा बहुत टाइटनेस या लोग बोलेंगे कि अवेयरनेस सब जगह था कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन सप्लाई में डिसरप्शन कहीं भी नहीं दिखा होगा। और उसी वजह से शायद जो पैनिक बाइंग था उसके लिए लगातार अपील भी की गई कि पैनिक बाइंग ना हो। कहीं पेट्रोल बंक्स में आपने क्यूज नहीं देखा कि भाई अरे कल से नहीं मिलेगा, ऐसे कुछ नहीं। इनिशियली सबको लगा होगा, लेकिन जिस तरह से ये पूरा क्राइसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक इंटीग्रेटेड कंसर्टेड एफर्ट से इसको हैंडल किया गया, वो बहुत ही अच्छा था। और LPG का भी ये भी बता दें कि LPG के सोर्स जो मेजरली हमारा कतार और उधर से आता था, हॉर्मुज के थ्रू आता था, उसमें भी हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किया। बाकी देशों पे गए, जापान का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व था उसमें से भी लिया। तो हमने सिर्फ गल्फ कंट्रीज से हटाकर उसको हम एशिया पैसिफिक के क्षेत्र से भी हम लोगों ने सोर्सिंग करी है। बीच में आपको ध्यान होगा तो प्रधानमंत्री साहब नॉर्वे गए थे, कनाडा गए थे, तो इन लोगों के भी जो गैस के रिजर्व है एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है। वेनेजुएला जैसा हमने देखा है, इंडिया एनर्जी वीक में भी उनकी एक्टिंग प्रेसिडेंट आए थे, और इन सब का हमें जो फ़ायदा मिला है वो इस क्राइसिस में मिला। जो मैं कहा एनर्जी डिप्लोमेसी और जो हमारा इन जनरल इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी है, उसने हम लोगों को सबको बहुत अच्छे तरह से अभी इस क्राइसिस के टाइम पे हेल्प किया है। रशिया तो हमेशा आपको पता है वो था, और बिल्कुल तमाम देश जिनकी तरफ से मदद हुई, और मदद इसलिए क्योंकि भारत भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उसकी अपनी भूमिका जो है वो निभाता है। और इस तरह के समय में भी हमने देखा कैसे लगातार भारत तक निर्बाध आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित की गई। और खासतौर से ऐसे में सुराना सर, आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा, सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बेहद ही प्रभावशाली और कारगर रही हैं। कई ऐसे देश थे जो कि जूझ रहे थे लगातार, लेकिन सबको ये लग रहा था कि शायद सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो तो भारत में होने वाली है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा उपभोक्ता वहाँ नज़र आते हैं, लेकिन हुआ इसके विपरीत, और ये सब कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों की वजह से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारा 90% जो ये फ्यूल्स का जो बिजनेस है वो सरकारी कंपनियों के अंडर में है, जिसमें सरकार का स्वामित्व है। और एक चीज और भी है कि इस संकट के समय हमेशा, आप भले इसके पहले जब कोविड आया था तब भी देखा आपने कि 55 लाख सिलेंडर पर डे ये सरकारी कंपनी आपको सप्लाई करती हैं हर घर में, किचन में। तो क्वांटिटी, स्प्रेड और रीच, ये बहुत एक बड़ा है जो नॉर्मल आदमी को समझ में ही नहीं आता है कि तो हमारे घर आ रहा है, मतलब एक बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन इसके पीछे जो पूरी सप्लाई चेन एक काम करती है। तो सरकार की नीतियों का इस सब पे एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है कि यदि आपने LPG बॉटलिंग प्लांट्स को बढ़ाया है, आपने LPG स्टोरेज को बढ़ाया है, आपने रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है, आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को बढ़ाया है, आपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करके रखा है, यदि एक डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ डिस्कॉर्ड भी है तो उसको आपने एक बहुत डेप्थ तरीके से हैंडल किया है। जी सुराना जी, यानी हर स्तर पर एक संतुलन और नियंत्रण जो है वो भारत सरकार का यहाँ हमने देखा है, उसके साथ ही कंज्यूमर को प्राइसिंग इम्पैक्ट नहीं दिया है। जी बिल्कुल, और उसी का असर है। हम देख सकते हैं कैसे जो 4 महीने रहे हैं, क्योंकि 28 फरवरी से बात की अगर बात की जाए और अब तक भी हम देखें तो लगातार इसमें बदलाव हुआ, और भारत हम कह सकते हैं सफलतापूर्वक आज अपने ना सिर्फ जो नागरिक हैं उनके लिए तमाम सुविधाएं उसी तरीके से मुहैया करा रहा है, जिसमें सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन फिलहाल आप सभी ने हमारे साथ इस चर्चा में आप शामिल हुए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। MK सुराना जी, साथ ही प्रिय अशोक जी और सुषमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से कुशल नेतृत्व के चलते भारत ने वो कमाल कर दिखाया जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। हमने देखा
पूरी दुनिया जो कि कैसे ऊर्जा संकट से जूझ रही थी, लेकिन ऐसे में भी भारत ने ऊर्जा सुरक्षा का अपना संदेश दिया और यहाँ भी एक सफलता पाई। तो फिलहाल के लिए चर्चा में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।